आज हम लोग ये अपना 8वां वीडियो डालने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों के लिए और सभी लोगों के लिए ये बहुत ही अनिवार्य वीडियो होगा, जिसे देखिएगा और इसका सब्जेक्ट जानिएगा तो आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ, आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो आज का वीडियो हमारा जो भी जा रहा है ये जमाबंदी से संबंधित है। जमाबंदी क्या है, किस लिए है, जमाबंदी कैसे मिलता है, जमाबंदी कैंसिल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इसके अधिकारी कौन है, जमाबंदी संख्या देने का अधिकार किसको है, जमाबंदी कैसे किस के लिए सक्षम अधिकारी कौन है, और सीपीसी में इसका क्या महत्व है, और जमाबंदी में हाई कोर्ट का आज तक का निर्णय क्या है। हम जमाबंदी से संबंधित आपकी समस्याओं को रखेंगे, इसलिए कि प्रायः लोग जमीन तो लिखा लेते हैं, लेकिन उनको प्रॉब्लम कहाँ फेस करना पड़ता है, वो होता है दाखिल खारिज के लिए। दाखिल खारिज भी एक जमाबंदी परिवर्तन का प्रक्रिया है। तो पहले मैं इसके बैकग्राउंड में जाता हूं कि जमाबंदी होता क्या है और इसको शुरू में किसने शुरू किया। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब जमींदारी प्रथा शुरू हुई थी 1793 में ईस्वी में, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय के भारत के शासक थे और उन्होंने जमींदारी प्रथा की शुरुआत की और जमींदारी सिस्टम भी उन्होंने ही लाया। ये जमाबंदी सिस्टम भी उन्होंने ही लाया था 1793 में। तब से आज तक जमाबंदी सिस्टम का महत्व समझिए। उस समय उन्होंने जमींदारों को जमाबंदी सिस्टम या अस्थाई अधिकार देने का ये किया था, आदेश दिया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और उस समय से जमींदारों को अस्थाई बंदोबस्ती मिल गई, लेकिन उस समय ये जो कृषक थे उन लोगों को अस्थाई बंदोबस्ती नहीं मिली थी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस प्रथा को शुरुआत की और भारत जैसे जैसे आगे बढ़ता चला गया, जमाबंदी सिस्टम भी उतने ही मजबूती से आगे बढ़ती चली गई। आज के दिन में जमाबंदी पर मैं आप लोग को यही कहूंगा कि हमारे लिए जमाबंदी के लिए हमारे यहाँ 3 शब्द उपयोग किए जाते हैं। एक तो जमाबंदी हो गया, दूसरा रजिस्टर 2 को भी जमाबंदी ही कहते हैं, जमाबंदी रजिस्टर, और राइट ऑफ रिकॉर्ड भी यही होता है। तो राइट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है कि यह हमारा आधिकारिक रिकॉर्ड है। किसानों के लिए जो यह आधिकारिक रिकॉर्ड है, इसीलिए हाई कोर्ट का इसमें इंटरफेरेंस हुआ था कि भाई यह राइट है, तो एडीएम कैसे इसको कैंसिल कर सकते हैं, किस आधार पर कैंसिल कर सकते हैं। इसलिए मैं अब आगे की बात आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि भाई हम जमाबंदी कैसे ले सकते हैं और कैसे जमाबंदी लेने की प्रक्रिया है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि सभी लोग अपने अपने अंचल से और अंचलाधिकारी से और कर्मचारी से बहुत ही अच्छे से परिचित हो गए कि क्या होता है और क्या स्थिति है। हम जब भी कोई जमीन लिखाते हैं या नया मालिकाना हमारा ट्रांसफर होता है, कोई भी चीज का हम अपना संपत्ति का, जमीन का स्थानांतरण करते हैं, किसी भी जमीन का, तो उसका मालिकाना भी, ओनरशिप भी ट्रांसफर होता है। और ओनरशिप ट्रांसफर का मतलब होता है कि अब दूसरा आदमी उस मालिक के जगह पर मालिक बन गया। कहने का मतलब है कि पहले उसका नाम है दाखिल खारिज, तो एक आदमी का नाम उसमें दाखिल होगा, दूसरे का नाम खारिज होगा। हमारे बाबू लोग करते क्या है कि आपको तो दाखिल कर देते हैं, लेकिन दूसरे का नाम खारिज नहीं करते हैं। तो आपको उसके अंश से उस लिखे हुए जमीन को घटा करके नहीं रजिस्टर पर चढ़ाते हैं। नतीजा होता है कि यह एक समस्या का कारण बन जाता है। हम लोग सभी आदमी इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो दाखिल खारिज में
हम लोग जैसे ही होते हैं तो हम एक नंबर मिलता है जिसको जमाबंदी नंबर कहते हैं। अब इस जमाबंदी नंबर में रजिस्टर 2 में वो चढ़ाया जाता है। रजिस्टर 2 क्या है, मैं एक 2-4 लाइन में बता देना चाहता हूँ रजिस्टर 2 क्या है। रजिस्टर 2 भी खतियान के तरह जितने ब्यौरा 12 कॉलम होते हैं उससे ज्यादा कॉलम होते हैं रजिस्टर 2 में। रजिस्टर 2 में हमारा खाता नंबर होता है, खेसरा नंबर होता है, वो खेसरा नंबर को ही प्लॉट नंबर कहते हैं। हमारा सभी जो मालिक होते हैं उनका नाम होता है, उनका पूरा पता होता है। दूसरा होता है कि कितना रकबा हमने लिखाया है, टोटल होता है। उसके बाद इसमें चौहद्दी भी होती है, बिना चौहद्दी का तो जमीन पता नहीं चलेगा, इसलिए चौहद्दी भी इसमें होती है। अब इसका वॉल्यूम नंबर भी होता है, पेज नंबर भी होता है। इसमें अब कंप्यूटराइज नंबर भी मिलने लगा है, वो भी लिखा जाता है। इस तरह से रजिस्टर 2 में बहुत सारे इंफॉर्मेशन, इतने इंफॉर्मेशन रहते हैं जिसको हम लोग रजिस्टर 2 कहते हैं, जो हमारा एक राइट ऑफ रिकॉर्ड है, वही हमारा जमाबंदी का रिकॉर्ड है। इसलिए हम लोग इस पर सभी लोगों का फोकस रहता है कि असली मालिकाना लोग रजिस्टर 1 को नहीं मानते हैं, असली लोग रजिस्टर 2 में देखते हैं कि रजिस्टर 2 में मेरा नाम है कि नहीं है। तो रजिस्टर 2 तो सरकारी रिकॉर्ड हो जाता है, उसमें लोग अब आजकल कंप्यूटराइज है, सभी लोग देखते हैं। जिनका नाम नहीं चढ़ा हुआ है वो क्या करें। अब जमाबंदी तो बहुत पुरानी चीज है, बहुत लोगों का जमाबंदी उस रजिस्टर से फटा हुआ है, बहुत लोगों का अस्पष्ट है, दिखाई नहीं पड़ता है, वो एक अलग के समस्या से जूझ रहे हैं। तो उनके लिए क्या समाधान है। जिनका जमाबंदी पहले से आ रहा है लेकिन वो फट गया, रजिस्टर फट गया है, अब उसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए। आज मैं ये भी बताऊंगा कि आपका समाधान कहाँ से होगा, कैसे होगा, कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि एक एक जमीन का 2-4 जमाबंदी वाले आ जाते हैं कि भाई मेरा भी जमाबंदी यही है, इसी पर है, हमारा इसी जमीन का है, हमारा भी इसी जमीन। एक एक जमीन का डबल जमाबंदी हो जाता है। इसलिए यह भी एक समस्या है। उसमें कैंसिलेशन की व्यवस्था है तो वो कैसे है, इस सब पर हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि यह समस्या सब लोगों के लिए है और ये घर घर की समस्या है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बहुत इत्मीनान से देखिएगा कि भाई हम शुरुआत करने जा रहे हैं कि पहले जमाबंदी आपका नंबर कहाँ से मिले, जमाबंदी कैसे कैसे चढ़ सकता है आपका। तो मैं आपको बता दूं कि जमाबंदी नंबर आपके अंचल से ही आपको प्राप्त होगा। अंचलाधिकारी इसके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं जो आपके जमाबंदी नंबर को चढ़ाएंगे। वो हल्का कर्मचारी का रिपोर्ट मांगेंगे, वहां से अंचल इंस्पेक्टर का इंस्पेक्शन रिपोर्ट मांग करके तब जा करके उसका जमाबंदी नंबर देते हैं, जब संतुष्ट हो जाते हैं तो। लेकिन इससे पहले की प्रक्रिया भी है, उससे पहले की प्रक्रिया है कि कागजी जांच पहले करना पड़ता है। वो कागज कैसा है, किसके लिए जमाबंदी ये चढ़ाने जा रहे हैं, वो प्रक्रिया करके तब आपको जमाबंदी नंबर देने का तो हक अंचलाधिकारी को है, लेकिन अंचलाधिकारी को कैंसिल करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह रिकॉर्ड ऑफ राइट है और राइट किसी ऑफिसर के हाथ में हटाने का ये राइट नहीं है। इसलिए मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि जमाबंदी जैसे ही आप अपना कोई जमीन लिखाते हैं तो उसका दाखिल खारिज के लिए अप्लाई जरूर कर दीजिए। चाहे आप वो अब तो ये सरकार ही कह दिया कि 30 दिनों के अंदर आपको दाखिल खारिज के लिए आवेदन दे देना है, नहीं तो उसको फिर कंडोन कराना पड़ता है, बहुत सारी प्रक्रिया बढ़ जाती है। इसलिए जैसे ही आप जमीन कोई लेते हैं तो आपको दाखिल खारिज इमीडिएट कराने लेना चाहिए। इसी से आपका उस जमीन पर राइट में जब तक दाखिल आप नहीं होते उस जमीन पर तब तक, और उसका खारिज तब तक जब तक नहीं कराते हैं तब तक पूर्ण रूप से अधिकार आपको उस पर नहीं है। और केवल डीड लिखा देने से आपका अधिकार नहीं बन जाता है जब तक आपका उस पर
राइट ऑफ रिकॉर्ड में नाम नहीं चढ़ जाता। इसलिए जो भी आदमी जमीन लिखावे, चाहे जो भी ट्रांसफर करते हो जमीन का अपने दूसरे के नाम पर, तो वो आदमी का नाम जरूर चढ़वा दें। उससे आपकी समस्या का हल होते चला जाएगा। इसका निदान भी, समस्या भी क्रिएट आप ही से होता है और निदान भी आप ही को निकलना है। क्योंकि आप दौड़ करके नहीं कराइएगा तो आपका पेंडिंग रह जाएगा। ऐसा हजारों केस है जो नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, जमाबंदी का एक और भी आपको बता देते हैं कि जमाबंदी में जब भी आपका डबल जमाबंदी हो तो इमीडिएट सीओ के माध्यम से कंपिटेंट अथॉरिटी, तो इसके एडीएम होते हैं, आप एडीएम के यहाँ आप दाखिल कीजिए, अपने आवेदन दीजिए कि भाई ये डबल जमाबंदी चल रहा है, अभी तक इनका कैंसिल नहीं हुआ है। तो वो देखेंगे, दोनों को बुलाएंगे और तब उसको आपका डबल जमाबंदी यदि है तो उस पर कंसिडर करके उसको खारिज करेंगे, या एक को कैंसिल करेंगे तो एक बरकरार रखेंगे। लेकिन कैंसिल करने के लिए भी बहुत प्रक्रिया है जो मैं आगे बतलाऊंगा। ये तो आसान चीज है कि जो जब दोनों एग्रीड हैं कि हाँ भाई हमारा डबल जमाबंदी है, हमारा ये जमाबंदी कैंसिल हो जाना चाहिए, तो ये आसान तरीका है। लेकिन यदि रेसिस्टिव है कि नहीं भाई एक ही जमीन पर दो आदमी का दावा है कि ये हमारा है तो ये हमारा है, उस परिस्थिति में ये प्रक्रिया लंबी हो जाती है। और ये प्रक्रिया केवल आपने तो अप्लाई किया सीओ के यहाँ, सीओ से डीसीएलआर के यहाँ जाएगा, डीसीएलआर के यहाँ एडीएम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनके यहाँ जाएगा, केस चलेगा। अब एडीएम के यहाँ से भी यदि आप असंतुष्ट होते हैं, आपका जमाबंदी बहाल नहीं होता है, वो कैंसिल कर दिया जाता है एडीएम के द्वारा, और यदि उनके आदेश से आप असंतुष्ट हैं तो आप कलेक्टर के यहाँ जा सकते हैं। और कलेक्टर के यहाँ भी यदि नहीं, आप कलेक्टर भी आपको मौका देते हैं, आपका भी सुनते हैं, दूसरे पार्टी जो आपके अपोजिशन पार्टी हैं उनको भी सुनेंगे बुला करके, दोनों का कागज का जांच करेंगे। जांच में जो पाएंगे जैसा वो आदेश करेंगे। यदि उनके भी आदेश से आप असंतुष्ट होते हैं कि नहीं हम इनके आदेश से असंतुष्ट हैं, तो 30 दिनों के अंदर आप अपील कर सकते हैं। और इस सब में अपील का टाइम रहता है 30 दिन। आप हमेशा याद रखिएगा कि 30 दिन के अंदर ही आपको फाइल करना है अपील भी। वो कंडोन करने का भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ही पावर है। इसलिए इस कानून को जान लीजिए कि कौन आदमी कैंसिल कर सकता है, और हमारा जो डिले हो रहा है अपील में उसका कंडोन भी कितने दिनों में होगा, कितने दिनों में आप फाइल कर सकते हैं अपील। तो 30 दिनों का टेन्योर रहता है। कहीं भी अपील कीजिएगा वहां, या तो आप डीसीएलआर के यहाँ का अपील यदि है तो आप एडीएम के यहाँ कर रहे हैं अपील, तो उनके यहाँ भी 30 दिन के अंदर ही कीजिए। और उनके यहाँ से भी यदि असंतुष्ट है तो डीएम के यहाँ कीजिए 30 दिन के अंदर। डीएम के यहाँ भी असंतुष्ट है तो 30 दिन के अंदर कमिश्नर के यहाँ कीजिए। जब कमिश्नर का भी आदेश से आप नहीं असंतुष्ट हैं तो आप जमाबंदी कैंसिलेशन के अगेंस्ट में हाई कोर्ट भी आ सकते हैं। इसका भी टाइम आपका लिमिट है, उसके अंदर में आपको आवेदन देना होगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि ये जमाबंदी कैंसिलेशन और जमाबंदी जो राइट ऑफ रिकॉर्ड है, आप लोगों को इसके महत्व को समझना चाहिए कि महत्व यही आपको अधिकार देता है और यही आपका सब जगह आपको मदद करेगा आपके राइट में। आपका खतियान तो है, खतियान एक अलग चीज है, लेकिन खतियान स्पष्ट आपको हमेशा नहीं उपलब्ध होता है। रजिस्टर 2 ही आपको हमेशा उपलब्ध रहेगा राइट ऑफ रिकॉर्ड के लिए, और सरकार के यहाँ ये रजिस्टर 2 ही ज्यादा कंसीडर किया जाता है। इसलिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आप राइट ऑफ रिकॉर्ड के प्रति सचेत रहें। और मैं अगला बात लाने जा रहा हूं कि यदि आप लड़ रहे हैं जमाबंदी कैंसिलेशन के लिए, तो इसमें हाई कोर्ट का निर्देश है, एक आदेश है चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन साहब के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया था कि भाई राइट ऑफ रिकॉर्ड में यदि आप कैंसिल कर देते हैं तो इमीडिएट उसके हक से उसको नहीं हटा सकते हैं। राइट ऑफ रिकॉर्ड
कैंसिल तो आपने मैं नाम से हटा दिया, उसका कैंसिल कर दिया, लेकिन उसका हक जो है उससे आप तुरंत बेदखल नहीं कर सकते। इसलिए वो हाई कोर्ट में गया तो वहां पर हुआ कि नहीं, ये एडीएम भी वो उसको कैंसिल, ये जो जमाबंदी कानून का है, ये दाखिल खारिज अधिनियम 11 में और सेक्शन 9 जो है 9A को निरस्त, मतलब बहुत हद तक हाई कोर्ट के आदेश ने निरस्त कर दिया है कि नहीं, ये मामला जो है न्यायालय का है और न्यायालय ही किसी के अधिकार को तय कर सकती है, न कि एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक नहीं। तो ये मामला जो किसी के अधिकार के निर्धारण की बात होती है तो वो बात चली जाती है न्यायालय को। न्यायालय की एक प्रक्रिया है, कोई भी निर्णय देने से पहले न्यायिक प्रक्रिया शुरू होती है, वो दोनों पक्षों को नोटिस करती है, दोनों पक्ष को नोटिस देकर बुलाती है, दोनों पक्ष को कागज प्रस्तुत करने की आदेश देती है। जो दोनों पक्ष कागज प्रस्तुत करते हैं, दोनों पक्ष अपना अपना पक्ष रखते हैं, जब दोनों पक्ष की बातों को सुन लेती है न्यायालय, उसके बाद कोई निर्णय देती है, तो वह जो निर्णय देती है वो सब मान्य होता है, और वही मान्य होता है जो जिस पक्ष के लिए के पक्ष में आदेश हुआ तो वह न्यायालय का आदेश हो जाता है। अधिकार के लिए न्यायालय ही सक्षम प्राधिकार है, जो किसी भी अधिकार को न्यायालय ही उसको समुचित निर्णय दे करके लोगों को हक उसका दिलाती है। इसलिए दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि ये जो हम लोगों का दाखिल खारिज है और उस पर जो हमारा ये नंबर बंदोबस्ती ही किसी चीज का कराए हुए हैं, तो उसका भी आपका दाखिल खारिज आपके नाम से होना चाहिए, उसका भी रजिस्टर 2 में नाम होना चाहिए, और उसके भी सारे डिटेल्स रजिस्टर 2 में चढ़ने चाहिए। यदि आप किसी भी तरह से आप चाहते हैं कि हम अपना नाम इस रजिस्टर 2 में चढ़ावें, तो उसकी एक प्रक्रिया है। जैसे आपको मान लीजिए कि आपने अपना एक डीड दिया है रजिस्टर 2 में, रजिस्टर ये नाम चढ़ाना चाहते हैं, तो कैसे उसका आप अप्लाई करेंगे? उसका एक फॉर्मेट होता है, एक आवेदन होता है जो ब्लॉक में आप दीजिएगा। उसके 15 कागजात में से कोई 2 कागजात देने पड़ते हैं, जिसमें रसीद भी होता है, आपका डीड भी होता है, पर्चा भी होता है, किसी भी तरह का पहल का खतियान का भी कॉपी देना होता है, चाहे किसी भी तरह का राइट ऑफ रिकॉर्ड से संबंधित कोई भी रिकॉर्ड, आप 15 रिकॉर्ड होते हैं, जिसमें से कोई भी एक रिकॉर्ड के साथ आप अप्लाई करेंगे, ब्लॉक में जाएंगे, सक्षम पदाधिकारी से मिलेंगे कि अब ये तो मेरा ऐसा ही नहीं, आपके पूर्वज का भी यदि है तो अब उसका नाम ट्रांसफर करना है, अधिकार लेना है, तो यही प्रक्रिया है। आपको आवेदन देना है, उनका नाम डिलीट कराना है, तो आपको आवेदन दे करके करना है। अपना खत उसमें ये भी देना होगा, वंशावली भी देना होगा कि भाई वंशावली में मेरा नाम आता है, मैं इन्हीं के वंशज को हूँ, मैं उत्तराधिकार हूँ, और अब ये नहीं रहे, अब इनके नाम के बदले मेरा नाम चढ़ा दिया जाए, तो भी आपको इसी प्रक्रिया से ब्लॉक में दाखिल खारिज करना के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और आपको अपना नाम चढ़वाना पड़ेगा। यदि आपने बंटवारा भी किया है आपस में, तो प्रक्रिया यही है कि सबूत के साथ जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, 15 में से कोई भी 1-2 हो, तो जितने भी डॉक्यूमेंट है, पर्चा भी यदि है तो वह भी चलेगा। लेकिन यदि आपको नाम पर अपना चढ़वाना है, रजिस्टर 2 में राइट ऑफ रिकॉर्ड में नाम चढ़वाना है, तो आपको उस संख्या को यदि प्राप्त करना है तो इसके लिए फॉर्मेट है, फॉर्मेट भर करके दीजिए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास में दिए, उस पर बजाबते साइन करके दीजिए, वंशावली लगाइए, और सभी आदमी जो एग्री हैं इसे या एग्रीड है, अपना अपना आवेदन दे करके अपना जमाबंदी नंबर अपने नाम से कराइए। यही राइट ऑफ रिकॉर्ड है, और इसी से आपका हक और हकूक मिलने वाला है। दोस्तों,
कुछ समस्याएं ऐसी भी आती हैं, जो लोग 40 साल, 50 साल, 60 साल से रजिस्ट्री करा कर डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं, आज तक उन्होंने अपना जमाबंदी नंबर नहीं लिया, यानी कि मतलब दाखिल खारिज नहीं करवाया। अब उनकी समस्या का समाधान कैसे होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि वो लोग क्या करें, वो लोगों के लिए कौन सी प्रक्रिया है। वो लोग यदि ब्लॉक में अप्लाई करते हैं तो उनका कैंसिल हो जाता है कि भाई आप तो इतने दिनों से रखे हुए हैं, आपका कैसे हम लोग ये कंडोन करें। इसके लिए प्रक्रिया है कि आपको माध्यम ब्लॉक ही होगा, पहले ब्लॉक से ही अप्लाई कीजिए, वहां कैंसिल होता है तो डीसीएलआर के यहाँ आपको जाना होगा। डीसीएलआर के यहाँ प्रक्रिया है कि आप अपना पूरा कागजात जमा कीजिए, उनके यहाँ वकील रखिए या स्वयं आवेदन दे करके ये अपने साक्ष्य को प्रस्तुत कीजिए और अपनी दावेदारी को, और क्यों डिले हुआ इसका सही समुचित उत्तर देते हुए आप लगाइए, तो हो सकता है कि ये कंसीडर करें। लेकिन वो भी यदि रिजेक्ट कर देते हैं आपको, तो 30 दिन के अंदर ही आपको एडीएम के यहाँ पुनः यही प्रक्रिया करना है कि समुचित पेपर जो रिजेक्टेड है वही पेपर ले जाना है एडीएम साहब के यहाँ, क्योंकि उनको भी जिलाधिकारी के समकक्ष की सेक्शन 2 के अंतर्गत पावर मिला हुआ है कि वो भी आपको ये कंसीडर कर सकते हैं, कंडोन कर सकते हैं। यदि उनके यहाँ भी नहीं होता है तो आपको यही सिलसिला कलेक्टर के यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपका बहुत पुराना है तो इसको आप तुरंत से तुरंत, जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप अप्लाई कीजिए और इसको दाखिल खारिज कराइए, नहीं तो ये आपका दस्तावेज खोखा पेपर रख के रह जाएगा। आपका अभी तक राइट आपको मिला नहीं है, भले ही उस खेत को आप जोत रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड ऑफ राइट में जिसका नाम आ रहा है वही है। यदि आप समझ रहे हैं कि आपने लिखा लिया और आपने दाखिल खारिज नहीं कराया, तो फिर आप समझ लीजिए कि समस्या सामने में है, सामने में खड़ी हुई है, और सरकार भी रोज रोज इस पर नोटिस दे रही है। सरकार बहुत जागरूकता फैलाई हुई है, और दाखिल खारिज पर फोकस इतना सरकार का है कि सरकार ने जगा दिया है कि भाई आप लोग सोए नहीं, आप जागे रहे हैं। यदि आपने कोई ट्रांसफर किया है या कराया है या जमीन लिया है किसी से, तो उसका दाखिल खारिज इमीडिएट कराइए। इससे होता क्या है कि वो जो आदमी जमीन लिख दिया वो तो रेवेन्यू जमा अब नहीं करेगा, और जो आदमी लिखाया है वो दाखिल खारिज जब तक नहीं कराता है तब तक उसके नाम से रेवेन्यू कटेगा नहीं। तो सरकार को भी इसमें घाटा है कि सरकार का रेवेन्यू भी जा रहा है। इसलिए हमारा ये कहना है कि आपने यदि पैसा खर्च करके जमीन लिखाया है तो उसका दाखिल खारिज भी उतना ही दायित्व पूर्वक कराइए जितना दायित्व पूर्वक आपने लिखाने से पहले यह निभाया था कि हमको लिखाना है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को, ये वीडियो हमारा थोड़ा लंबा होता चला जा रहा है, लेकिन जमाबंदी से संबंधित ये महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है आपका, और आप यदि इसको इग्नोर करते हैं तो समझ लीजिए कि आप अपने पूरे अधिकार को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि राइट ऑफ रिकॉर्ड इसको बोलते हैं। आपका आधिकारिक रिकॉर्ड है ये, और इस रिकॉर्ड को जब आप नहीं समझ पा रहे हैं, अब मैं बतला दूं कि बहुत सारे हैं कि राइट ऑफ रिकॉर्ड में बहुत लोगों के नाम गलत हैं, बहुत लोगों के खाता नंबर नहीं चल रहे हैं, किसी के खेसरा नंबर नहीं चल रहे हैं, तो किसी के नाम में गलत है, किसी का एड्रेस गलत है, किसी का रकबा गलत है, किसी का रकबा ही नहीं चढ़ा है, 0-0 चढ़ा हुआ है। तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा? तो मैं बतलाता हूं कि इस समस्या के समाधान के लिए आपको मार्जिन पोर्टल में जाकर के अप्लाई करना होगा। उसके लिए 3 फॉर्मेट हैं। उसके साथ आपको अपना रसीद या राइट ऑफ रिकॉर्ड के साथ साथ में खतियान का या दस्तावेज का कॉपी लगाना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। पहले ऑनलाइन अप्लाई कीजिए कि हमारा ये गलत हुआ है, मेरे नाम में गलत है, मेरे खाता नंबर में गलत है, मेरा खेसरा नंबर में गलत है,
जिसमें गलत है उसको पॉइंट आउट करके अप्लाई कीजिए। उसकी कॉपी आप एक रखी रही, जो आपको कंप्यूटर से मिलेगा आप लोग एप्लीकेशन नंबर, उस पर उसको रखे रहिए और अप्लाई कीजिए। 30 दिनों के अंदर उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा, उसको आंसर मिल जाएगा तो करेक्शन होगा, नहीं तो ही। बहुत सारे ब्लॉक में अंचलाधिकारी लोग नए नए हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि वो नाम के करेक्शन में ही मांगते हैं कि भाई आप अमीन से हम लिखवा करके लाइए कि यही खाता नंबर में खेसरा नंबर में आपका गलत है या सही है। वो अमीन जाकर जमीन अमीन नापेगा तब ये निकालेगा, तब आपका नाम गलत है या प्लॉट गलत है या कुछ भी है तो चलाएगा। ऐसा नहीं है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि खतियान में जो है नंबर या आपके रजिस्ट्री में जो रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट है उसमें स्पष्ट आपका नाम लिखा हुआ है, खाता नंबर मिला हुआ है, खेसरा नंबर मिला हुआ है, रकबा नंबर मिला हुआ है, उसमें त्रुटि है तो उनको अमीन लाने की जरूरत नहीं है, उनको स्वयं ही तो वो लोग टालने के लिए कर देते हैं। आप समझिए रहे हैं कि बिहार का भू व्यवस्था का जो प्रशासन है थोड़ा लचीला हो चुका है और है, जिसके चलते इतनी पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। तो वो लोग भी टालने की कोशिश करते हैं, तो आप सक्षम रहिए। नहीं, यदि वहां से टालने की कोशिश करते हैं तो आप एडीएम के यहाँ जाइए, डीसीएलआर के यहाँ जाइए या कलेक्टर के यहाँ जाइए, लेकिन ये 3 त्रुटियों को दुरुस्त कराइए। अब होता क्या है कि जमाबंदी भी बहुत लोगों का जमाबंदी नंबर भी फटा हुआ है, तो उसको कैसे करेंगे, कैसे उनका जमाबंदी नंबर जो फटा हुआ है उनको उनका जमाबंदी नंबर उनको कैसे मिलेगा? सारे चीज तो हैं, तो उनको भी अप्लाई ऐसे ही करना है जमाबंदी नंबर के लिए। सारे कागजात का रिकॉर्ड दे करके ब्लॉक में अप्लाई करना है और ब्लॉक में जा करके सीओ से मिलना है कि ऐसे ऐसे है, हमारा जमाबंदी नंबर फटा हुआ है। अब वो प्रक्रिया आगे की बताएंगे कि इसमें अमीन जाएगा या क्या करेगा, लेकिन प्रक्रिया स्टार्ट हो जानी चाहिए। यदि आपका भी कहीं है तो परिमार्जन जरूर करा लीजिए। किसी का भी परिमार्जन बाकी है, किसी में भी त्रुटि है, त्रुटि तो है ही, क्योंकि कंप्यूटराइज जो भी हुआ है उसमें किसी का खाता और किसी का खेसरा, दूसरे का खाता तीसरे का खेसरा डाला हुआ है। आप जब तक खतियान से उसको कोरोबरेट नहीं करते हैं तब तक ये बहुत मुश्किल है कि आपका वो खाता है या नहीं है। आप उसमें वॉल्यूम नंबर देखिए, पेज नंबर देखिए, जो पृष्ठ संख्या कहलाता है, वो सब से मिलाते हुए सारे चीज जब मिलते हैं तब आप मिला करके सीओ को बोलिए कि ये हमारा गलत है, इसको परिमार्जित कीजिए, इसको सुधार कीजिए। और तभी परिमार्जन आपका, तभी आपका जो राइट ऑफ रिकॉर्ड है दुरुस्त होगा। राइट ऑफ रिकॉर्ड को मिलाएगा उससे कि क्या है, राइट ऑफ रिकॉर्ड में भी कभी कभी गलत एंट्री होती है तो उसका रजिस्टर 1 से मिलाएगा, आपका जो खतियान है या डीड है उससे मिलाएगा कि है कि नहीं, आपका पर्ची से मिलाएगा। हालांकि पर्ची सरकारी रिकॉर्ड नहीं है, वो सरकार का ही है लेकिन सरकारी रिकॉर्ड नहीं है। आप वो खतियान बनाने से पहले पर्चा बनाया जाता था जो रफ के लिए यूज करते थे, लेकिन वो भी ब्लॉक में रहता है, तो उससे भी लोग मिला करके आपका ये देख सकते हैं कि आपका सही है कि नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब है कि मित्रों, जमीन आपका है, खतियान भी आपका है, लेकिन जो उसमें नंबर चढ़ा हुआ है आपका नहीं है, तो ये कौन सुधारेगा? ये आप ही को सुधारना पड़ेगा। यदि नंबर नहीं सुधारिएगा तो भविष्य में आपको तो परेशानी अभी है, ये है, भविष्य में आपके आने वाले जनरेशन को भी परेशानी होगी। इसलिए जो भी सुधार करना है, हाँ, ब्लॉक में भी बहुत कर्मचारी दौड़ाते हैं, तो वहां सीओ है, सीओ भी दौड़ाते हैं, तो डीएम एडीएम, आप डरिए नहीं, आप सीधे अपने परिमार्जन के लिए अपने समुचित जितने रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है दे करके ब्लॉक में डटे रहिए कि नहीं है हमारे परिमार्जित कीजिए, इसको सुधारिए। परिमार्जन का मतलब सुधार है कि उसको ठीक करें, और जब परिमार्जन आपका ठीक हो जाता है तो राइट ऑफ रिकॉर्ड आपका ठीक हो जाता है। हो सकता है कि आपके राइट ऑफ रिकॉर्ड में कहीं ना कहीं त्रुटि हो, उसको भी जा करके देखिए कि आपका राइट ऑफ रिकॉर्ड क्या कहता है। आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, नहीं है तो खतियान निकालिए,
खतियान नहीं है तो पर्चा निकलवाइए, लेकिन किसी भी तरह अपने राइट ऑफ रिकॉर्ड से मिला करके, राइट ऑफ रिकॉर्ड को मिला करके यदि उससे त्रुटि है तो दिखाइए, दुरुस्त कराइए, क्योंकि राइट ऑफ रिकॉर्ड ही आपका राइट देता है, इसमें पहले ही राइट आता है। और राइट ऑफ रिकॉर्ड एक कानूनी दस्तावेज है, ऑफिशियल दस्तावेज है, इसको इग्नोर नहीं कीजिए, इसको करेक्ट करके रखिए। यदि इसमें कुछ भी त्रुटि है, कंप्यूटराइज तो अब सब है, बहुत सारे लोगों का अभी तक जमाबंदी कंप्यूटराइज नहीं है, मिला हुआ है, लोगों का मैनुअल ही है। तो अभी हम भी बोल रहे हैं, लेकिन मेरा भी बहुत सारा मैनुअल है, लेकिन हमने अप्लाई किया है। अब उसके लिए फॉलो अप करना भी मेरा ही काम है, लेकिन अभी तो मेरे ही तरह आप लोग नहीं बैठिए, जाइए और अपना काम कीजिए और राइट ऑफ रिकॉर्ड को दुरुस्त कराइए। अब तीसरी बात हो जाती है कि जमीन का टाइप, किस किस टाइप का जमीन है जिसका राइट ऑफ रिकॉर्ड आपको दुरुस्त कराना है और नहीं कराना है। मान लीजिए कि आपका घर है बना हुआ, जमीन, जिस जमीन में घर बना हुआ है उसका रसीद नहीं कट रहा है। बहुत सारे जगह पर रसीद कटता है, बहुत जगह पर रसीद नहीं कटता है। वो पहले माफीदारी में चाहे कोई चीज में मालिक के द्वारा मिला हुआ मालिकान है, लेकिन उसका खतियान है। अब आपका होल्डिंग या राइट ऑफ रिकॉर्ड में यदि नाम है, चढ़ा हुआ है, तो अब आपको उसका रेंट भी दे देना चाहिए और रसीद कटवा करके उसका रखना चाहिए। यदि पहले से माफी है, अभी आज का सरकार तो किसी को माफ अभी नहीं किया है, नहीं कर रहा है, फिर भी यदि आप पहले से नहीं कटाए हैं तो अभी भी रसीद बाकी है, उसको जा करके अपना रेवेन्यू चढ़वाइए, रेवेन्यू नंबर, और रेवेन्यू नंबर से ये अपना रसीद कटवाइए। तो दोस्तों, आज का सेशन मैं समझता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि राइट ऑफ रिकॉर्ड क्या है। इसमें हाई कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि यदि आपका कैंसिलेशन का झगड़ा चल रहा है कि भाई जमाबंदी कैंसिलेशन हमको कराना है, तो जमाबंदी कैंसिलेशन का राइट एडीएम को तभी है जब दोनों पक्षों में विवाद नहीं है। और जब विवादित पक्ष है तो एडीएम केवल उसका ये कर सकते हैं कि दोनों पक्ष को बुला करके दोनों का दस्तावेज देख सकते हैं और ये कर सकते हैं, लेकिन राइट जो उसका तय करेगा वो सिविल कोर्ट ही तय करेगा। कैंसिल वो नहीं कर सकते हैं, और यदि कैंसिल कर भी देते हैं तो उसको दखल से नहीं हटा सकते हैं, उसको कब्जा से नहीं हटा सकते हैं, और सिविल कोर्ट में आने पर सही निर्णय होता है, तभी उसका कब्जा हटेगा, चाहे कुछ भी होगा। इसलिए दोस्तों, आज का सेशन हमारा यहीं तक समाप्त होता है। आप लोगों को यदि कोई भी समस्या हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर उस पर दिया हुआ है, इस पर लगा हुआ है, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर को देखिए। यदि इस तरह की कोई भी समस्या है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको तत्क्षण रिप्लाई भी मिलेगा। इसलिए आज का सेशन मैं समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों को नमस्कार।